करता है एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो गाइस, हम क्या क्या देखने वाले इसके अंदर भी, वी विल सी व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। आपने होस्टिंग बहुत सुना होगा, स्कोप चेन क्या होता है, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है, व्हाट इज यूज स्ट्रिक्ट मोड एंड दिस कीवर्ड तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। ठीक है, तो अगेन हम इसको देखेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ चुका है ये। देन वी हैव आवर क्लोजर्स एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग एंड फाइनली ये जो इवेंट लूप है गाइस, मजा आने वाला है। मैंने बहुत ऑसम एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है एंड बिलीव में मुझे बहुत टाइम लगा था उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। इसमें ऐसे बहुत सारे पीपीटी वेबसाइट्स या आप कह सकते हो एग्जाम्पल में मुझे बहुत टाइम लगा गाइस, क्योंकि सब मैंने खुद से किया था। ठीक है, तो अब हम समझ लेते व्हाट इज होस्टिंग एंड एक एक करके सब समझते। देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वी हैव आवर एसिंक्रोनस का पार्ट शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ और नीचे चलता हूँ एंड आई थिंक दिस इज इट। देखो यहाँ से अब हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पहले तो ये इंटरव्यू में माय गॉड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस बहुत ध्यान से आप देखना। सपोज मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, देखो मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ व्हाट इज होस्टिंग। वी हैव क्रिएशन फेज एंड देन एग्जीक्यूशन फेज, चलो वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है जावास्क्रिप्ट में एक होता है आपका क्रिएशन फेज, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन मतलब जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब आप इस फंक्शन को कंसोल पे, जब मैं इस तरीके से नोड इंडेक्स डॉट जेस लिख के जब मैं एंटर हिट करता हूँ ना, तब उस समय गाइस क्या होता है, पहले क्रिएशन फेज होता है एंड देन एग्जीक्यूशन फेज आता है, उसके बाद ही होता है ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ मैकेनिज्म। होस्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट में एक मैकेनिज्म है वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर द कोड एग्जीक्यूट। बस यही है गाइस। तो होस्टिंग का मतलब भी यही है गाइस, जब भी हम कोड को करेंगे रन तो वी हैव अ क्रिएशन फेज एंड देन एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन फेज के आने से पहले क्रिएशन फेज में ही जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी फंक्शंस को डिफाइन किया है हमने, तो सिंपली गाइस अपने स्कोप में सबसे जो टॉप लेवल पे है वहां पे जाके उनको वो ऐड कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड माई नेम, ये जो भी है, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ CLS करता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक वेरिएबल है जिसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहता हूँ, लेकिन देखने वाली बात यह है ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको तो अभी तक मैंने डिफाइन नहीं की, नहीं इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन की है। मैं पहले उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद जाके मैं उस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ एंड देन जाके उसमें मैं एक वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा मुझे वो देखना है। क्या मुझे एरर मिलेगा या मुझे थापा मिलेगा या क्या मिलेगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ये जो अनडिफाइंड मुझे मिला, ये क्यों मिला मैं अभी आपको बताता हूँ एंड आपको अब मज़ा आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है एंड ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। सो गाइस आप देखिए कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो एग्जीक्यूशन फेज से पहले वी हैव आवर क्रिएशन फेज एंड एज पर आवर रूल जितने भी वेरिएबल्स हो एंड जितने भी फंक्शंस हो उनको अपने स्कोप पे सबसे टॉप लेवल पे उनको मूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है ध्यान से देखना आप। होस्टिंग का मतलब ही वही और कुछ नहीं है ज़्यादा सिंपल। ये जो 3 लाइन का कोड है, अब बिकॉज ऑफ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं क्रिएशन फेज में, देखना। एज पर आवर रूल सबसे पहले ये देखो, ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहला लाइन यही है। यहाँ पे ये चेक होता है क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल्स है या कोई फंक्शन डिक्लेयर किया गया है या नहीं। इन आवर केस यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल है ना ही कोई फंक्शन है, कुछ भी नहीं, ये एज इट इज़ हमारा पहला लाइन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा पहला लाइन, ये मेरा दूसरा लाइन, ये मेरा होगा तीसरा लाइन। अभी मेरे पहले लाइन पे जो था पहले अभी भी वही है। अब देखो गाइस, जो हमारा सेकंड लाइन है हमारा जो एक्चुअल कोड में वो था वेयर माय नेम। अब इसको ये पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो डिफाइन किया जा रहा है एंड उसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है उसको अपने स्कोप पे सबसे टॉप पे मूव कर दिया जाएगा। इट मीन्स अब ये वाला जो कोड है इंस्टेड अब ये आ जाएगा गाइस आपके सेकंड पे। एक सेकंड में यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो मैंने तो क्या किया था, पहले नाम को मैं कंसोल कर रहा था, बाद में उसको मैं डिक्लेयर कर रहा था या डिफाइन कर रहा था, राइट, दोनों सेम है, हाँ कंफ्यूज मत होना। लेकिन बिकॉज ऑफ होस्टिंग जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी फंक्शंस है, वो अपने स्कोप में एकदम टॉप पे उसको मूव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अब देखो फिलहाल 2 लाइन में ऑलरेडी चेंज आ चुका है, डैट इज़ कि एकदम टॉप पे आ गया है। उसके बाद हमें माय नेम मिल रहा है। इट मीन्स कि इसको
को देख के तो हमें ऑब्वियसली यही लग रहा है कि माई नेम विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि हमने हमारा जो सेकंड सेक्शन था उसमें समझ लिया था अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हमें अनडिफाइंड मिल रहा होता है, सिंपल। एंड थर्ड पे देखा कि इस पे कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है नहीं है, तो इस वाले को कॉपी करता हूँ एंड ये पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस जो कोड आप इस तरीके से लिख के रन कर रहे थे वो कुछ ऐसा हो जाता है आपके क्रिएशन फेस में जाके, एंड देन एग्जीक्यूशन फेस में अब बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसको जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एक अनडिफाइंड वाली वैल्यू दे देगा, एंड यही आपका एक डेटा टाइप है। एंड दैट्स वाई मुझे माय नेम के बदले स्टार्टिंग में मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था। तो ये आपका कहलाता है होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को अपने स्कोप पे एकदम टॉप पे मूव कर दिया जाता है, सिंपल। एंड अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ऑसम ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर ECMAScript 2015 अगर इंस्टेड ऑफ वेयर अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़ कर देता गलती से, एंड आज के टाइम में सभी लेट या तो कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, अब क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं बैकटिक करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे एरर आ रहा है, सिंपल मुझे एरर आ रहा है। अब बोल रहा नहीं भाई इस तरीके का घटिया काम नहीं चलेगा, कि पहले क्या हो रहा था जावास्क्रिप्ट चलो यार बच्चा है छोड़ दो यार गलती कर दी, बिना नाम को डिक्लेयर करे पहले ही उसको कंसोल करवा रहा है, उसने बोला चलो माफ कर देते। लेकिन नहीं, अब ECMAScript के बाद अगर आप लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हो तो गाइस आपका वो एरर देने वाला, बोलेगा नहीं पहले आप ये जो माई नेम है उसको पहले आप डिफाइन करो, देन ही जाके आप उसको करोगे कॉल। यहाँ पे बता भी रहा है कैनॉट एक्सेस माई नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइस होस्टिंग की हो गई है टाइटाई फिश आफ्टर ECMAScript, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि लोग अभी भी होस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, होस्टिंग इज अवॉइडेड बाय यूजिंग द लेट कीवर्ड इंस्टेड ऑफ वेयर। द अदर डिफरेंस इज दैट वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट आर लोकल टू द सराउंडिंग ब्लॉक, नॉट टू दी एंटायर फंक्शन। एंड हमने ऑलरेडी लेट वर्सेस वेयर वर्सेस कॉन्स्ट के ऊपर बहुत ऑसम तरीके से समझ चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको होस्टिंग पता चल गया नाउ। तो देखिए गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज स्कोप चेन एंड देन लेक्सिकल स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड नाम देख के तो बहुत खतरा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो व्हाट इज स्कोप चेन पहले वो देखेंगे। देखो द स्कोप चेन इज यूज्ड टू रिसॉल्व द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नेम्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के जितने भी नाम हैं उनकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उसको रिसॉल्व करने में हमें ये स्कोप चेन हेल्प करता है, मदद करता है। मतलब किस वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो ये हमें बताता है, सिंपल। एंड वो किस तरीके से बताता है वो भी देख लेते हैं। देखो स्कोप चेन इन जावास्क्रिप्ट इज लेक्सिकली डिफाइंड। स्कोप चेन जो है इन जावास्क्रिप्ट वो लेक्सिकली डिफाइंड, इसका मतलब ये होता है कि अब हम बहुत इजीली सिर्फ कोड को देख के ही ये बता सकते हैं कि किस वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा। अगर मैं ये वाला कोड आपको अगेन दिखाता, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से, एंड चलो ये भी नहीं, मैं अगर सिंपल इसको मारो गोली मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कॉन्स्ट पाई विल बी इक्वल टू 3.142 समथिंग, आई डोंट नो जितना भी था, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, क्या है वैल्यू ऑफ पाई। अब बोल देंगे ऑब्वियसली इट्स 3.142। सो गाइस दिस इज कॉल्ड योर लेक्सिकल स्कोपिंग, आई मीन मतलब लेक्सिकली डिफाइंड, जहाँ पे अब आप कोड को देख के बता सकते हो कि इस वेरिएबल का क्या वैल्यू होने वाला है, सिंपल। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी आगे हम समझेंगे कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट समझ ही सकते। तो लेक्सिकली का मतलब वही होता है, ठीक है। नाउ एट द टॉप वी हैव द ग्लोबल स्कोप विच इज़ द विंडो ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर, जो कि हम ना जाने 1000 बार पढ़ चुके। एंड आई डोंट नो मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे ये, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेक्सिकल स्कोपिंग, ऑल राइट, नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है। देखो द लेक्सिकल स्कोपिंग मीन्स नाउ द इनर फंक्शन कैन गेट एक्सेस to their parent functions variables but the vice versa is not true। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी गाइस। तो गाइस क्या होता है ये लेक्सिकल स्कोपिंग, इसका मतलब कि जो इनर फंक्शन है अपने आउटर फंक्शन या अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकते, लेकिन उसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब पेरेंट के जितने भी फंक्शंस है, आई मीन पेरेंट फंक्शंस अपने इनर या चाइल्ड फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब वो ये बोल रहा है, एंड ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपका लेक्सिकल स्कोपिंग कहलाता है। एंड मेरे पास ऑलरेडी एग्जांपल है जहाँ पे मैंने कुछ रिवील नहीं किया, ये मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का, जो कि मेरा ग्लोबल स्कोप पे, क्योंकि सबसे टॉप पे वो, इट मीन्स वो ग्लोबल स्कोप पे है। एंड विंडो डॉट ए लिखूंगा तो भी मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक ए है जो कि ग्लोबल स्कोप है,
देन उसके बाद गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है फर्स्ट, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन। ठीक, उसके अंदर चलते ही मतलब फंक्शन को क्रिएट करते ही मैंने एक और वेरिएबल को क्या किया गाइस, डिफाइन के साथ साथ वैल्यू भी असाइन करा दी, दैट इज बी विल बी इक्वल टू हाउ आर यू, सिंपल। देन उसी फर्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन को डिफाइन किया। इट मीन्स नाउ ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये मेरा पेरेंट फंक्शन है, एंड देन जो ये सेकंड फंक्शन मैंने उसके अंदर जो क्रिएट किया इट्स माय इनर फंक्शन, ये मेरा चाइल्ड फंक्शन है। तो अब ये जो चाइल्ड फंक्शन को अगेन मैंने डिफाइन किया यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन, उसके अंदर मैंने अगेन एक और वेरिएबल को क्या किया गाइस, डिफाइंड, साथ ही साथ वैल्यू भी कर दी मैंने असाइन। ठीक है, उसमें मैंने लिखा हाई आई एम फाइन थैंक यू, एंड देन उस सेकेंड फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जो ओल्ड वर्जन है, अभी टेम्पलेट डिटेल्स आ चुका है। लेकिन एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि मैं तब से क्या कर रहा था, मैं खाली टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा था, अचानक से मैंने टेम्पलेट अचानक से अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो कहाँ हमें कौन सा ज़्यादा सिंपल एंड ईजी पड़ता है उस बेसिस पे हमें करना है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए एंड बहुत ईजिली मैं इसको कर पा रहा हूँ, एल्स मुझे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ता एंड बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से मैं लिखता। तो गाइस किस लिए बैक टिक लगाऊं, डॉलर लगाऊं, कर्ली ब्रेसेस लगाऊं, जब मैं डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी कर सकता था। तो वो आपको डिपेंड करता है कहाँ पे क्या ज़्यादा सिंपल है वही यूज़ करो। हर बार टेम्पलेट लिटर से तो उसी की नीड नहीं है हमें, इस तरीके से भी आपको गाइस आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ गाइस, एक काम करता हूँ इसको अब मैं नीचे लेके चलता हूँ बॉटम पे। अब आप मुझे ये बताओ गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इस पर मुझे क्या आउटपुट आएगा। ये मेरा जो इनर फंक्शन है उसके अंदर जो भी मैंने वेरिएबल को गेट करना चाह रहा हूँ वो एक तो उसके बाहर है, ये जो मेरा इनर फंक्शन है उसके बाहर एक वेरिएबल है एंड एक ग्लोबल स्कोप पे। तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं वो हमें देखना है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, हेलो गाइस हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। मतलब ये जो मेरा इनर फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स है एंड जो ग्लोबल स्कोप पे जो भी वेरिएबल्स है उसको वो एक्सेस कर सकता है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही हम बोलते हैं योर लेक्सिकल स्कोपिंग, बिकॉज इनर फंक्शन कैन नाउ एक्सेस द वेरिएबल्स ऑफ देयर पेरेंट एंड ग्लोबल स्कोप के जो भी वेरिएबल्स हो उनको। ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। एंड वो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कल के दिन ये सेकेंड फंक्शन के बाहर में अगर चलता हूँ एंड वहाँ पे अगर मैं गाइस कंसोल डॉट लॉग एंड अगेन सेम चीज़ को मैं अप्लाई करना चाहूँ तो देखो बी को तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि गाइस मेरा जो स्कोप है वो इसके अंदर ही है, फर्स्ट फंक्शन के अंदर ही है, तो बी में एक्सेस कर सकूंगा। ए तो ग्लोबल है उसको कोई भी कर सकता है। क्या ये जो सी है जो इनर फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया था, क्या उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस फंक्शन के बाहर या नहीं, तो ये हमें देखना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे एरर आने वाला है, बिकॉज एज पर लेक्सिकल स्कोपिंग पेरेंट वाला जो है वो अपने इनर चाइल्ड की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी वेरिएबल्स है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकते। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो C इज़ नॉट डिफाइंड, ये जो C है वो तो डिफाइंड ही नहीं किया गया बोल रहा, जबकि यहाँ तो मैंने किया हुआ है। लेकिन हमारा ये जो पेरेंट है अपने चाइल्ड या इनर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको गेट नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, एंड दिस इज कॉल्ड योर लेक्सिकल स्कोपिंग। दैट्स इट, यही है इतना आपका सिंपल। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर इंटरव्यू में कोई भी आपसे ऐसे पूछे तो गाइस आप बता देना कि इनर फंक्शन बाहर वाले का जो डेटा है उसको गेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग। दिस इज इट, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई डोंट नो गाइस इसको क्यों इतना हवा कर रखा है एंड बहुतों को लगता है कि क्लोजर बोले तो कुछ ऐसा है जावास्क्रिप्ट में जो सबको आना ही चाहिए। आई मीन क्यों, किस लिए, बस बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात करते क्लोजर क्लोजर, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई नो आप में से बहुत लोग ये क्लोजर पक्का सोच रहे थे ये क्लोजर होगा या नहीं इस वीडियो में, लेकिन है भाई, क्लोजर है। ठीक है, तो व्हाट इज अ क्लोजर, देखिए मैंने कुछ इसके डेफिनेशंस ऐड कर रखा है ताकि आप उसको रीड आउट कर सको। सो सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन बोलता है दैट इज ए क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर विद अ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट and that is the lexical environment. So guys, it's a combinations of your functions bundled together with a reference to its surrounding state and that is the lexical environment. ये क्या होता है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एंड एक और बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, एक क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। ऑल राइट, ये जो पार्ट है, ये जो डेफिनेशन है क्लोजर का, ये आपको कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, आपने कहीं सुना था ये कि हमारा ये जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के स्कोप में जो भी वेरिएबल्स हो या पैरामीटर्स हो उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो गाइस थोड़ी देर के लिए सोचो, कहीं सुना था आपने ऐसा?
ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले, अब भी एक सेकंड भी नहीं, 30 सेकंड पहले जब हम ये लेक्सिकल स्कोपिंग पढ़ रहे थे तब यही तो है वहाँ पे भी। सो लेक्सिकल स्कोपिंग समहाउ गाइस आप इसको क्लोजर भी कह सकते हो। आई मीन क्लोजर में वो आपका लेक्सिकल स्कोपिंग भी आ जाता है। दैट्स वाई वी हैव आवर लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो कि बंडल्ड है आपके फंक्शन के साथ। दैट्स वाई दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर क्लोजर्स, सिंपल, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड एक और चीज़ है दैट इज इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स हर एक बार क्रिएट होता है जब आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है एट अ फंक्शन क्रिएशन टाइम। ऑलराइट, अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा जब भी हम कोड को रन करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना, पहले वो क्रिएशन फेज से होके हुए गुजरता है एंड देन एग्जीक्यूशन फेज के बाद हमें उसका आउटपुट मिल रहा होता है। तो देखो क्या होता है क्लोजर में, आपको बताता हूँ। देखिए तो गाइस सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटर फंक्शन करके मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, आउटर फन, एंड मैं एज इट इज इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, सॉरी एक आर्गूमेंट पास कर देता हूँ आउटर फन करके। ऑलराइट, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा आउटर फन है इसको मैं डिफाइन करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट। एंड इस पर मैं एक ए लिख के पास कर देता हूँ। नाउ इट्स आर्गूमेंट, इट्स पैरामीटर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं एक और वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ, आई मीन डिफाइन कर रहा हूँ एंड वैल्यू भी असाइन करा देता हूँ 10। सपोज मुझे सम निकालना विद द हेल्प ऑफ क्लोजर, कैसे निकालूंगा, सिंपल। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इनर एंड आउटर फंक्शन तो लगेगा ही लगेगा। फैट एरो फंक्शन, एंड आई नो मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइन। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड गाइस अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सम विल बी इक्वल टू, मैं इसको चाहूँ तो एक लाइन में लिख सकता था लेकिन मैं नहीं करने वाला वो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फैट एरो फंक्शन के टाइम में दिखा दिया था। अब सम जब भी करना हो बहुत इजीली एक लाइन में निपटा सकते थे, लेकिन अभी हमें क्लोजर देखना है, ठीक है। मैं एज इट इज चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे चल के द सम ऑफ द टू नंबर इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस सम, दिस इज इट, सिंपल एज इट इज मैं रखता हूँ। अब गाइस आप मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक इनर फंक्शन है एंड ए प्लस बी, मतलब ए तो इसका अपना खुद का है, सॉरी ए तो मुझे बाहर से मिल रहा है, वो एक पैरामीटर है एंड ये एक और वेरिएबल है। सो दिस एंड नाउ गाइस अब हमें ये देखना है क्या हमारे जो इनर फंक्शन है उसको पहले तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चल के इनर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। नाउ क्या मेरा ये जो इनर फंक्शन है उसमें देखो ए और ये जो बी वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं है कहीं पे भी। ये जो बी है वो मेरे पेरेंट फंक्शन के अंदर मैंने उसको डिफाइन एंड इनिशियलाइज किया हुआ है विद वैल्यू 10, लेकिन ये जो ए है वो तो एक वेरिएबल भी नहीं है। अब वो तो एक वेरिएबल भी नहीं, वो तो एक पैरामीटर है। एंड वो किसका पैरामीटर है, वो भी आपके पेरेंट, नॉट आपके पेरेंट, मतलब ये इनर का पेरेंट आउटर हुआ ना, उसके पेरेंट का है वो। तो क्या मैं पैरामीटर एंड वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, होता है या नहीं वो देख लेते हैं ना। CLS कर लेता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस दिस सम ऑफ द टू नंबर इज 15। इट मीन्स ये जो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ योर क्लोजर। एवरी टाइम जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो आपका क्लोजर बन जाता है एंड समवेयर इन द मेमोरी वो क्लोजर में आपका ये जो बी एंड देन ए की वैल्यू कहीं ना कहीं वो स्टोर की गई एंड जब हमें इसकी बारी आई तो वहाँ से डेटा को फेच करके हमें यहाँ पे 15 मिल गया, ठीक है। तो चलो ये जो पार्ट था गाइस, ये अगर आप देखोगे तो इसको आप डिट्टो लेक्सिकल स्कोपिंग भी बोल सकते हो, बिकॉज इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल्स एंड पैरामीटर ऑफ देयर आउटर फंक्शन बट द वाइस वर्सा इज फॉल्स। ऑब्वियसली सही भी है वो। मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर ए प्लस भी करना चाहता था, ठीक है, एंड एक सेकंड में वो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनर फंक्शन में तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था। लेकिन गाइस अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन क्लोजर का क्या काम है, मतलब इसमें क्लोजर क्या हुआ, क्योंकि ये तो लेक्सिकल स्कोपिंग ही लग रहा है मुझे अभी भी, है कि नहीं, कि इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, आई मीन उसके वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स या जो भी हो। तो क्या मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज क्लोजर, तो क्या मैं अगर ये डेफिनेशन बोल के ये वाला जो प्रोग्राम है अगर मैं वहाँ पे टाइप करके चिपका दूँ तो चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि ये भी क्लोजर का ही एक पार्ट है, राइट, सिंपल। अब देखो इसी पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, हम थोड़ी देर के लिए और अच्छे से समझते इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या करूँगा इस पार्ट में ना, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। अब रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, तो गाइस जब भी हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका अपना खुद का क्रिएशन फेस बनता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड उस क्रिएशन फेस में भी गाइस धीरे धीरे उसकी जो वेरिएबल एंड उसके अंदर जो फंक्शन है उनको अपना अपना स्पेस मिलता रहता है। तो गाइस अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैंने रिटर्न अगर लिख भी दिया तो क्या उखाड़ लिया, समझ रहे हो, मतलब क्या फायदा इसका। तो इतना आपको समझना है, दी मोमेंट में अगर आउटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ए की वैल्यू 5, चलो सही है, लेट बी इक्वल टू 10 वो भी सही है। लेकिन अब गाइस इस पार्ट पे जाने से पहले
वो देखेगा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक इनर फंक्शन को। एंड ध्यान दो, मैं यहाँ पे फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं अगर मैं पैरेंथेसिस लिखता तो वो कॉल हो जाता ना। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, ध्यान देते क्या होता है, ठीक है, थोड़ा उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देता हूँ एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। एंड अगर मैं एंटर हिट करूँ, सो गाइस मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या हो, जब भी आप रिटर्न करते हो इट मीन्स आप अपना जो कॉलर फंक्शन है उसमें डेटा पास कर रहे हो, कुछ ना कुछ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे एंड लेट्स सी गाइस मैं कुछ डेटा ले सकता हूँ या नहीं। लेट चेक मैं लिख देता हूँ, चेक क्लोजर, मतलब क्लोजर हमें मिला या नहीं, ठीक है। क्लोजर विल बी इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब अगर मैं console.log करता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ console.log एंड ये जो चेक क्लोजर है इसको मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं चल के CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो फंक्शन इनर फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनर फंक्शन ये मुझे मिल रहा है, समझ रहे हो, ये मुझे मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर अब इसको भी मैं इस तरीके से कॉल करूँ, यहाँ पे चल के CLS कर दूँ, एंटर हिट करो, बूम गाइस सी नाउ अब मुझे मिल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो देखने वाली बात, एंड ये जो अनडिफाइंड है इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे console.log किया हुआ है एंड ऑलरेडी यहाँ पे भी console.log जो भी है वो पहले से ही है। तो अब मैं अगर CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी द सम ऑफ टू नंबर इज 15। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये आउटपुट कहाँ से आ गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनोगा, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज, सो गाइस जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो हर एक फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो हम इवेंट लूप में समझेंगे, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना तब उसने क्या किया गाइस, इसकी वैल्यू असाइन कर दी, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू असाइन कर दी अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड देन जब उसने देखा रिटर्न इनर फंक्शन, तब क्या हुआ कि गाइस उसने डायरेक्टली ये जो फंक्शन है उसको रिटर्न कर दिया एंड वो अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चला गया। एंड अगर वो अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चला गया मतलब प्रोग्राम से चला गया, तो उसके बाद जब मैं इस इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे उसकी वैल्यू कहाँ से मिल रही है, मतलब कैसे मिल रहा है ये मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मिल रहा है। देखो आई डोंट नो गाइस आपको ये सेंस कर रहा होगा या नहीं, लेकिन ये आपको तब समझेगा जब आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाला एक इवेंट लूप जब हम देखेंगे। सो आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न कर देता है तो वो खत्म हो जाता है ना उसका काम। तो फिर भी अगर मैं बाद में अगर उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसके पेरेंट का डेटा मुझे मिल रहा है, ये हैरान वाली बात है। एंड हेयर आपका क्लोजर का, एक सेकेंड मैंने कहाँ क्या कर दिया, और उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, इंस्टेड ऑफ ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको पार्ट को मैं हटा देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे चल के गाइस क्या करता हूँ, देखो console.log के बदले अब मैं आपको एक और बहुत औसम मेथड बताने वाला, डेट इज dir। तो ये क्या करता है गाइस, आपका जो भी डेटा है उसके बारे में और डिटेल में बताता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आ गया कि हम अब एक और चीज़ देख रहे हैं, डेट इज dir। अब अगर मैं ये जो चेक क्लोजर है इनर फंक्शन जो हमें रिटर्न हो रहा था उसको अगर मैं चेक करता हूँ, तो आप ध्यान से देखना क्या होता है। एंड बूम गाइस सी मुझे फंक्शन एंड देन इनर फंक्शन मिल रहा है। लेकिन इसको अगर मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ, आई मीन अपने कंसोल पे चलता हूँ ब्राउज़र वाले, तब आप ध्यान से देखना क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, बाहर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, मैं कंसोल पे चलता हूँ इस जगह पे, देखो मैं अगर इसको लिख के एंटर हिट कर दूँ, बूम गाइस सी मुझे इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये मुझे इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव आवर स्कोप्स, ठीक है, एंड स्कोप्स के नीचे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस सी दिस इज योर क्लोजर। क्लोजर के अंदर एक आउटर फंक्शन है, मतलब क्लोजर में ऑलरेडी वो मैंने आपको क्या बताया था, समवेयर इन द मेमोरी गाइस क्लोजर में स्टोर हो जाता है एंड वहाँ से आपको डेटा गेट कर रहा है वो। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो इनर फंक्शन है उसमें एक क्लोजर बन चुका है, जिसमें हमारा आउटर फंक्शन का जो ए की वैल्यू है एंड देन जो बी की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो चेक क्लोजर करके, ये जो मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे देखो। तो कैसा लगा आपको, ये है आपका क्लोजर की, मतलब क्लोजर मतलब आप ऐसा समझ लो कि इनर फंक्शन आप आउटर फंक्शन को, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। एंड वो किस लिए कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ क्लोजर, क्योंकि वो क्लोजर में उसको स्टोर करके रख रहा है एंड वहाँ से हम वो डेटा को गेट कर पा रहे हैं। सो दिस इज योर क्लोजर गाइस, सिंपल, इतना ही आप समझ लीजिए, बात खत्म, ठीक है। एंड रिटर्न करने के बावजूद भी अगर हमें मिल रहा है तो वो तो ऑसम है ही, इसलिए गाइस क्लोजर इतना बात किया जाता है। एंड आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो अब मैं Ctrl+S सेव करता हूँ एंड अब हम देख लेते क्या है। ऑलराइट गाइस, बैक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट। एक सेकंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। हमने होस्टिंग देख ली, हमने स्कोप देख लिया, हमने लेक्सिकल स्कोपिंग देख ली, हमने क्लोजर देख लिया, लेकिन हमने नहीं देखा तो ये यूज स्ट्रिक्ट मोड एंड देन दिस कीवर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, यूज स्ट्रिक्ट मोड जो है हम इसको देखेंगे एकदम एंड में,
जब हम ECMAScript या जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट समझेंगे तब। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूज स्ट्रिक्ट मोड है ये ECMAScript 2014 में रिलीज़ किया गया था। एंड पता है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप कभी भी ऐसे उल्टे फुल्टे काम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे ध्यान से देखो आप, हाँ मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, यूज स्ट्रिक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड आपको इसको क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। द मोमेंट आप लिखते हो एंड x इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जाके अगर console.log अगर मैं इस x को पास कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है इसमें आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर इसको राइट साइड में लेके चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, मुझे एरर आ रहा है। वहीं अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ नहीं करता हूँ, CLS करता हूँ, तो मुझे विनोद आ रहा है। हमें मालूम है ना यार कि ये जो x है एटलीस्ट इसको डिफाइन तो करो, चाहे आप वैल लिखो या लेट लिखो या कॉन्स्ट लिखो, एटलीस्ट इसको डिफाइन तो करो। तो गैस मैं तब से आपको वही बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमें बच्चा समझ रहा था एंड नॉट हम जब कोड लिख रहे थे, चलो यार बच्चा है, कुछ गलती हो गई मैं ठीक कर दूंगा। डेट्स वाई हमने होस्टिंग भी देखा, लेकिन आफ्टर ECMAScript के बाद तो होस्टिंग की तो टाइट फीस डायरेक्ट एरर आ रहा है। सेम यहाँ पे भी वही है। पहले अगर मैं डायरेक्टली x इक्वल टू विनोद लिखता तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही थी, बट नाउ जब मैं यूज स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट हो गया, अब मैंने स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर ली, जो कि 2014 के ECMAScript में लॉन्च किया गया था, बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो ये बोलता नहीं, अब मैं स्ट्रिक्ट हो चुका हूँ, जो है सो है। आपको या तो लेट लिखो या तो वैल लिखो या कॉन्स्ट लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करो, डेटा टाइप जरूर लिखो आप। एंड अगर अब मैं यहाँ पे वैल लिख दूँ या लेट लिख दूँ, भले ही स्ट्रिक्ट मोड मैंने लिखा हो तो भी मुझे आउटपुट आएगा विनोद करके। सो दिस इज योर स्ट्रिक्ट मोड। एंड इसको भी मैं गाइस आपको एकदम एंड में भी बताने वाला हूँ। एंड मैं वो इसलिए बता पा रहा हूँ अभी बहुत अच्छे से, क्योंकि गाइस ये जो वीडियो है इसको मैं वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। एंड आपको मैंने रीजन ऑलरेडी अपने बर्थडे के दिन बता दिया था, दैट्स वाई गाइस उस समय मैंने इसको बहुत हल्के में समझा दिया था। लेकिन आई होप ये वीडियो देख के अब आपको बहुत क्लियर पता चल गया होगा व्हाट इज यूज स्ट्रिक्ट मोड। एंड लास्ट में मैं जब इसको अगेन बता रहा हूँगा तब आप समझ जाना कि पहले भी मैंने इसको बताया था, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो नाउ अगेन वी आर बैक टू आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, ठीक है। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया, खाली अभी तक हमने ये दो चीज़ नहीं देखी है। एंड आई थिंक गाइस अब ये बहुत जरूरी कि हमें वो दो चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक ऑलराइट गाइस, नाउ मैं यही सोच रहा था कहाँ गया रे, अभी तक आया नहीं। सो वी हैव अनदर वन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने गाइस ये समझा ही नहीं कि क्या होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज सिंक्रोनस, क्योंकि हम पढ़ते ही जा रहे खाली जावास्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन हमें नहीं आइडिया तो क्या होता है ये। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। आई थिंक मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ऊपर ही डिफाइन करके रख दिया था, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। अब आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा व्हाट इज सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मतलब अगर आप कोई दो काम एक साथ कर रहे हो तो जब तक आपका पहला काम खत्म नहीं हो जाता आप दूसरा काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भले ही पहले काम करने में फर्स्ट वर्क, अगर मुझे पहला काम करने में भले ही मुझे लगता हो 10 मिनट, एंड मेरा जो दूसरा वर्क है अगर दूसरा काम करने में मुझे सिर्फ 5 सेकंड का काम लगेगा, लेकिन फिर भी बिकॉज ये क्यू में पहले आया तो जब तक ये 10 मिनट का काम कंप्लीट नहीं हो जाता मैं ये दूसरे काम को नहीं कर सकता। एंड दिस इज कॉल्ड योर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो पहले चलते आ रहा था। एंड गाइस आफ्टर एजेक्स आपका वो एसिंक्रोनस बन गया था, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये। तो आप समझ रहे हो गाइस ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एक 5 सेकंड का काम के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। समझ रहे हो, तो ये आपका सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज के टाइम में वी हैव एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो ये बोलता है नहीं भाई, चाहे अब आपका 1 मिनट का काम हो या 2 मिनट का काम हो, इट डजंट मैटर, सारे काम 1 बाय 1 चलते ही रहेंगे। सिंपल मतलब फर्स्ट वर्क जो है अगर उसको 10 मिनट लग रहा है एंड जो दूसरा वर्क करना है अगर उसको 5 सेकंड लगेगा तो गाइस 5 सेकंड वाला काम होके निकल जाएगा एंड ये काम चलता रहेगा। इट मीन्स कि अब रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एसिंक्रोनस मतलब अब जितने भी काम हो सब आराम से 1 बाय 1 चलता रहेगा, किसी को रुकना नहीं पड़ेगा। सिंक्रोनस में जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता हमें रुकना पड़ता। एसिंक्रोनस में वैसा कुछ नहीं है। एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का ही बहुत ऑसम मैं अगर आपको फीचर बताऊं एंड दैट इज आप देख सकते हो गाइस मेरा इंस्टाग्राम का पेज है विनोद थापा 55। अगर आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो करोगे तो मुझे बहुत पसंद होगा, क्योंकि गाइस इसमें 10K फॉलोअर्स होने के बाद मैं अपने वीडियोस के लिंक या वो सब मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अगर लिंक पेश कर दूंगा तो कोई काम का ही नहीं, खाली एक ही लिंक में शेयर कर पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो गाइस, दी मोमेंट अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे आप देखो ये जो मेरा आपको बार दिखाई दे रहा है गाइस, वर्टिकल बार, अगर मैं नीचे चलता हूँ तो गाइस ये देखो मैं कभी नीचे जा ही नहीं सकता। आई मीन समझ रहे हो, मुझे वो नीचे जो डेटा है वो ऑन द स्पॉट देखो आते जा रहा है मुझे।
रुक ही नहीं रहा हो। ये है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की दी मोमेंट में इधर आया फटाक से मुझे दूसरा पार्ट आ गया। उसी तरीके से गाइस अगर आप किसी पोस्ट पे जाते हो, कमेंट करते हो या लाइक करते हो, ठीक है, तो वो सब आपका एसिंक्रोनस हो रहा है बिकॉज उस कमेंट करने के लिए देखो, अगर सपोज ये मेरे बर्थडे पार्टी का था, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे किसी ने कुछ भी यहाँ पे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच अगर मैं लिखता हूँ, ये देखो मेरा ये जो वीडियो है वो चल ही रहा है, मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है, इन सबको गाइस मैं हमेशा लाइक देता ही देता हूँ मैं, ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है गाइस ये है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, मैं लाइक भी कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी सब एकदम आराम से, सब एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एसिंक्रोनस है एंड सिंक्रोनस मतलब वन एट अ टाइम, कोई एक काम एक ही बार में होगा। लेकिन फिर भी मैं गाइस सिर्फ बोल के नहीं, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। देखो तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल रखा हुआ है यहाँ पे। मैं सबसे पहले फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ एंड देन मैंने उसको डिफाइन किया यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन, जहाँ पे पहला ही लाइन पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ जिसमें मुझे मिलेगा फंक्शन 1 इज कॉल्ड। उसके बाद मैं फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड उसको मैंने बाहर डिफाइन किया जहाँ पे मैं अगेन कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ एंड देन ठीक उसके नीचे मैं एक और बार कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। तो अब हमें देखना है इसका आउटपुट क्या आता है एंड ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी फंक्शन 1 इज कॉल्ड, सिंपल, सॉरी ये वाला फंक्शन 1। उसके बाद जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कैसे वो उस फंक्शन में गया, उसका जो कंसोल डॉट लॉग था उसने उसको हमें प्रिंट करवाया फंक्शन 2 इज कॉल्ड एंड देन फंक्शन 1 इज कॉल्ड अगेन, जो नीचे वाला पार्ट था। तो पहले ये हुआ, देन ये काम हुआ, देन ये वाला काम हुआ, समझ रहे हो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ये होता है आपका एसिंक्रोनस। वहीं अगर सॉरी ये होता है आपका सिंक्रोनस, क्योंकि एक का एक के बाद एक काम हो रहा है। वहीं अगर मैं आपको गाइस बताऊं एसिंक्रोनस की मदद से तो क्या होता है, देखो अनकमेंट कर देता हूं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो अगेन सेम फंक्शन 1 है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन की, मैंने सेम वही है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 2 को कॉल किया एंड देन अगेन कंसोल डॉट लॉग। बट दिस टाइम गाइस ये जो फंक्शन 2 है उसको मैंने थोड़े अलग तरीके से डिफाइन किया बिकॉज अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सेट टाइम आउट मेथड एंड ये जो है ये आपका एक एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है। एंड ये गाइस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अब ये कैसे काम करता है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट मैंने डिफाइन किया। अब जब फंक्शन 2 को मैं कॉल करूंगा ना, समझ रहे हो, फंक्शन 2 को जब मैं कॉल करूंगा तो वो इस फंक्शन पे जाएगा, वहां पे द मोमेंट उसने चेक किया कि पहले लाइन पे सेट टाइम आउट है, इसका मतलब ये कि अब उसको कम से कम कुछ ना कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। एंड आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड, इट मीन्स 2 सेकेंड के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा एंड 2 सेकेंड के बाद ये जो फंक्शन जो भी है कंसोल डॉट लॉग उसको मैं करवा रहा हूँ। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब मैं इस तरीके से फंक्शन को रन करूंगा, ठीक है, तो मुझे ये पहला लाइन तो मुझे ऑब्वियसली मिलने वाला है, इसमें तो कुछ दोहरा ही नहीं है। लेकिन जब मैं फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ गाइस, उस समय क्या हो रहा है, सेट टाइम आउट, तो क्या वो 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर मुझे ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग वाला आउटपुट आके फिर 2 सेकंड के बाद मुझे इसका आउटपुट आएगा, या डायरेक्टली फंक्शन 2 को कॉल जाने के बाद उसने देखा अरे नहीं यार 2 सेकंड है, चलो इसको रहने दो, 2 सेकंड के बाद मैं कर दूंगा। लेकिन क्यों मैं 2 सेकंड वेस्ट करूं, 2 सेकंड में शायद हो सकता है कि इस फंक्शन 1 में कुछ और काम रह गया है जो मुझे करना है, तो वो मैं कर दूं। तो वो आपका कहलाता है एसिंक्रोनस, मतलब काम रुकना नहीं चाहिए भाई। अगर 2 सेकंड बोला तो ठीक है ना भाई, 2 सेकंड रुको, आप कौन रोकता है आपको, लेकिन जो बाकी के काम है वो मैं करते रहूंगा, ये आपका एसिंक्रोनस है। तो क्या वो यहाँ पे होगा या नहीं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी फंक्शन 1 इज कॉल्ड, फंक्शन 1 इज कॉल्ड अगेन एंड आफ्टर 2 सेकंड फंक्शन 2 इज कॉल्ड। फिर से ध्यान से देखो 2 सेकंड, 1 2 एंड देखो, तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जहां एक काम चलते जा रहा है, दूसरा काम जब मर्जी होगा, जब उसका टाइम आएगा चलने का तब वो चलेगा। तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एंड थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था गाइस अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन T, ये मेरा जो इंस्टाग्राम का जो पेज था, वहाँ पे भी गाइस वीडियो चलते जा रहा था, जब तक उसको चलना है चलेगा, कमेंट मेरा हो रहा था, लाइक मेरा हो रहा था। तो ये आपका एसिंक्रोनस बिहेवियर है एंड ये एसिंक्रोनस पार्ट के आने के बाद एंड अब तो गाइस टॉप 1 या टॉप 2 पे रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। लेकिन फिर भी गाइस ये कैसे हुआ
वो मैं आपको बताता हूं। एंड नाउ वी हैव वन मोर पार्ट दैट इज इवेंट लूप। एंड नाउ गाइस फाइनली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, दैट इज योर इवेंट लूप। एंड मैं तब से आपको जब क्लोजर समझा रहा था, मैं जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो मैं बार बार बोल रहा था, जब भी कोई फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, आपके डाउट खत्म। सिंक्रोनस मतलब एक काम जब तक नहीं होता दूसरा नहीं हो सकता। एसिंक्रोनस मतलब सभी काम बराबर